हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीटीएस यानी डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे टीएस 05 के खंड 1 में इकाई 1 पारिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं अजैविक पर्यावरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पारिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन में अजैविक पर्यावरण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जैव जगत अजैविक पर्यावरण में निवास करता है और उस पर निर्भर है। यदि हम अपनी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जीवों की उत्तरजीविता, वितरण और अनुकूल को समझना चाहें तो पर्यावरण के अजैविक घटकों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ अजैविक पर्यावरण कारक जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु, मृदा और धरातल उस क्षेत्र में विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि सम की वनस्पति जयपुर और जैसलमेर की वनस्पति से भिन्न है। विभिन्न अजैविक कारकों का उपयोग करने, सहन करने या उससे संघर्ष करने की जीवों की योग्यता में विविधता पाई जाती है। उनके वितरण, व्यवहार और दूसरे जीवों के साथ उनके संबंध को सीमित कर देती है। आइए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अजैविक कारकों पर विचार करें तो जीवन के लिए निर्णायक है, जिसमें सबसे पहले हम वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा वर्तमान वायुमंडल अनेक गैसों और निलंबित कणों का मिश्रण है। निचले वायुमंडल में निरंतर सम्मिश्रण चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर स्थान पर हमारे वायुमंडल का संगठन लगभग एक सा रहता है। 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये गैसें स्तरित हो जाती है, अर्थात भारी गैसें निम्न स्तर पर पाई जाती है, जबकि ऊंचे स्तर पर हल्की गैसें होती है। जल वाष्प को छोड़कर निचला वायुमंडल 78.08% नाइट्रोजन द्वारा संगठित होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन को जीव प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं ला सकते। पहले ये नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और फिर पौधे एवं अन्य प्राणी इसे उपयोग में लाते हैं। ये प्रक्रिया प्रकृति में नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑक्सीजन 20.95% है और वह न केवल हमारी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है, बल्कि इस पृथ्वी के संपूर्ण प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऊर्जा निर्मुक्ति क्रिया के लिए भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त अधिक पाए जाने वाली गैसें ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सारे हरे पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जिस पर संपूर्ण जैविक तंत्र निर्भर है, में परिवर्तित करते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प भी अल्प मात्रा यानी 1% में पाई जाती है और कई दूसरे गैसें भी उपस्थित रहती है। इनमें ओजोन, जिसको O3 नाम से भी जानते हैं, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन पर सूर्य की क्रिया के कारण बनती है और जो सूर्य से विकिरित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभावों से समस्त जीवधारियों को बचाती है। इन गैसों के आयतन समय के अनुसार एक से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। वायुमंडल में द्रव्य और ठोस सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनमें से अधिकांश पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति वायु द्वारा, मृदा अपरदन, जंगल की आग के कारण, महासागरीय फुहार से प्राप्त नमक के क्रिस्टल और ज्वालामुखी के उद्गार के कारण होती है। एरोसोल का एक दूसरा स्रोत औद्योगिक और कृषि कार्य है। यद्यपि वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा बहुत कम है, तथापि ये निलंबित कण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ कण मेघ और वर्षा की रचना के केंद्र बनते हैं और कुछ दूसरे कण सूर्य के प्रकाश से अन्योन क्रिया करके हवा के ताप को नियंत्रित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिक पर्यावरण और पर्यटन में अजैविक पर्यावरण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।